जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस लाइव क्लास में राजनीति शास्त्र के अंतिम चैप्टर पर परिचर्चा करेंगे। पिछले कई दिनों से नहीं, पिछले लगभग 2 महीना से नियमित हम लोग राजनीति शास्त्र पर परिचर्चा करते आ रहे हैं और इस परिचर्चा के क्रम में आज हम लोगों ने राजनीति शास्त्र के अंतिम चैप्टर, अंतिम पड़ाव तक पहुंच गए और राजनीति शास्त्र के इस अंतिम चैप्टर का नाम है भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, जिसे अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। मतलब आज हम सबके परिचर्चा का जो विषय है उसका नाम है भूमंडलीकरण। याद रखेंगे, भूमंडलीकरण को हम वैश्वीकरण भी कहते हैं, विश्वव्यापीकरण भी कहते हैं, अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। मन में प्रश्न होगा कि भूमंडलीकरण क्या है या वैश्वीकरण क्या है, विश्वव्यापीकरण क्या है या ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो 20वीं शताब्दी के अंतिम चरण में या 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्व के राजनीति में एक नया बदलाव आया। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में या 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में विश्व के राजनीति में एक नया चेंजिंग आया, नया बदलाव आया। एक नई विचारधारा, एक नए लहर का समावेश हुआ जिसने लोगों के विचारधारा को झकझोर दिया, चाहे वह विचारधारा आर्थिक हो, राजनैतिक हो या सामाजिक हो। मतलब 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्व के राजनीति में एक नई विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ, एक नई विचारधारा का प्रवेश हुआ। उस नई विचारधारा को हम उदारीकरण के नाम से जानते हैं। उदारीकरण की विचारधारा जैसे ही विश्व के राजनीति में प्रवेश की तो उदारीकरण की विचारधारा ने लोगों के क्षेत्रीय पहचान को, लोगों के राष्ट्रीय पहचान को धूमिल कर दिया, कमजोर कर दिया। और उदारीकरण के फलस्वरूप सूचना टेक्नोलॉजी, सूचना क्रांति इतना तेज गति से बढ़ गई कि सूचना क्रांति के कारण आज लोग अपनी पहचान अपनी गांव तक, अपनी शहर तक, अपनी राज्य तक, अपने राष्ट्र तक सीमित न रह करके संपूर्ण विश्व से अपनी पहचान को बनाने में जुट चुके हैं। आज लोगों की क्षेत्रीयता एक विशाल रूप धारण कर ली है, विस्तृत रूप धारण कर ली है और उसकी पहचान विश्व के मंच पर उभरने लगा है। आज गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी इस संचार क्रांति के फलस्वरूप, इस संचार क्रांति ने गांव के एक दूर दराज के देहात क्षेत्र में बैठा इंसान को भी उसकी योग्यता के कारण विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर, विश्व के आर्थिक मानचित्र पर उजागर कर दिया। तो उदारीकरण की प्रक्रिया ने क्षेत्रीयता की पहचान को धीमिल करके अंतर्राष्ट्रीय पहचान को जो बढ़ावा दिया है। विश्व के जो देश हैं उनकी जो भौगोलिक सीमा है, वह हम भौगोलिक सीमा धीरे धीरे क्या होने लगी है, मिटने लगी। एक देश दूसरे के देश के साथ जो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक प्रतिबंध लगा के रखे हैं, सांस्कृतिक प्रतिबंध लगा के रखे हैं, वे सारे प्रतिबंध अब धीरे धीरे टूटने लगे। विभिन्न देशों के बीच दूरियां कम होने लगी हैं। लोगों के विचारों का आदान प्रदान बड़ी तेजी से फैलने लगा है। इसी तेजी से फैलने वाले विचारों के आदान प्रदान को
लोगों ने भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, विश्वव्यापीकरण या ग्लोबलाइजेशन नाम दिया। मन में प्रश्न होगा, आखिर वैश्वीकरण क्या है, भूमंडलीकरण क्या है, विश्वव्यापीकरण है क्या? तो भूमंडलीकरण, विश्वव्यापीकरण या वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है। भूमंडलीकरण क्या है? तो भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ, अपनी संस्कृति को संपूर्ण विश्व की संस्कृति के साथ, अपनी पहचान को संपूर्ण विश्व के पहचान के साथ जोड़ने का काम करता है। मतलब अपनी पहचान, अपनी राष्ट्रीयता, अपनी क्षेत्रीयता को संपूर्ण विश्व के साथ जोड़ने की एक प्रक्रिया जो शुरू हो गई, उसी प्रक्रिया को हम भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण इत्यादि के नाम से जानते हैं। मन में प्रश्न होगा, तो भूमंडलीकरण के पक्ष कितने हैं, भूमंडलीकरण के आयाम कितने हैं? तो आपको बता दें कि भूमंडलीकरण के 3 पक्ष या 3 आयाम हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम, आर्थिक आयाम और राजनीतिक आयाम। भूमंडलीकरण के पक्ष कितने हैं, आयाम कितने हैं? तो भूमंडलीकरण के 3 आयाम हैं। पहला सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम। भूमंडलीकरण ने समाज में जो परंपराएं थी उन परंपराओं पर भी प्रहार करने का काम किया। भूमंडलीकरण समाज में जो जातीय संकीर्णता थी, धार्मिक संकीर्णता थी, धार्मिक अलगाव था, जातिगत अलगाव था, भूमंडलीकरण ने उस जातीय और धार्मिक अलगाव की भावना को भी क्या कर दिया है, दूर कर दिया है। आर्थिक आयाम, भूमंडलीकरण के कारण व्यापार पर जो प्रतिबंध लगा दिए गए थे उस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है। देशों के बीच दूरियां कम होने लगी हैं। राजनीतिक आयाम, राजनीति के क्षेत्र में भी जहां देशों के बीच पहले वैमनस्यता ज्यादा थी, आज वैमनस्यता की भावना धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। मन में प्रश्न होगा, तो भूमंडलीकरण की विशेषता क्या है? तो भूमंडलीकरण की विशेषता है कि प्रादेशिक दूरियां, दो देशों के बीच जो दूरियां हैं वह दूरियां कम हो रही है। लोगों के जीवन में आए दिन नए नए चेंजिंग, नए नए बदलाव आ रहे हैं। पूंजी का बिना रोक टोक के मुक्त गति से प्रवाह हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र मतलब व्यापार का जो क्षेत्र है, पहले प्रतिबंध दिया गया था, वो आर्थिक क्षेत्र स्वतंत्र हो रहे हैं। सूचना टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है और अंतरराष्ट्रीय राज्यों में निर्भरता क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब भूमंडलीकरण का विशेषता क्या है, वैश्वीकरण की विशेषता क्या है? तो दो देशों के बीच जो दूरियां थी, दूरियां कम हो रही है, लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं, पूंजी का मुक्त गति से प्रवाह हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र में जो प्रतिबंध लगा दिए गए थे वे सारे प्रतिबंध धीरे धीरे कम हो रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का तीव्र गति से विकास हो रहा है और राष्ट्रीय राज्य की भावना अब अंतरराष्ट्रीय राज्य के रूप में बदलती जा रही है। प्रश्न है, तो भूमंडलीकरण एक व्यापक प्रक्रिया है, तो क्या भूमंडलीकरण के पक्ष कितने हैं? तो आपको बता दें भूमंडलीकरण के क्या लाभ हानि या केवल लाभ ही हैं। तो आपको बता दें कि हर वस्तु के एक सकारात्मक और एक नकारात्मक पक्ष होते हैं। ऐसा नहीं कि भूमंडलीकरण बड़ी तीव्र गति से अपना पैर पसारे जा रही है तो भूमंडलीकरण का केवल लाभ ही लाभ है, बल्कि भूमंडलीकरण का, विश्वव्यापीकरण का अगर अच्छाई है, लाभ है, तो उसकी बुराई भी है। जीवन में जैसे सुख और दुख होते हैं तो ऐसे ही भूमंडलीकरण के भी अच्छाई और क्या है, बुराई है। तो प्रश्न है, भूमंडलीकरण के पहले लाभ को जान ले, गुण को जान ले, फिर हानि या अवगुण को जानेंगे। भूमंडलीकरण के गुण क्या है? तो आर्थिक रूपांतरण की गति तेज हो रही है। व्यापार और व्यापार के जो तरीके हैं बड़ी तीव्र गति से बदलाव हो रहा है। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां, आज एक देश की कंपनियां अलग अलग देशों में जाकर अपनी पूंजी को निवेश कर रही है। संचार ने जीवन शैली को बदल दिया है। भूमंडलीकरण के कारण
संचार क्रांति में बड़ी तेजी से बदलाव परिवर्तन आया है। तो इस संचार क्रांति ने लोगों के सामाजिक जीवन को बदल दिया है, संस्कृति के मापदंड को ही बदल दिया है, संस्कृति का आधार ही बदल गया है। सारी दुनिया समरूप या सिमटती जा रही है। दुनिया पहले बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था, आज भूमंडलीकरण ने दुनिया को क्या कर दिया है, छोटा कर दिया है। एक समय था जब अमेरिका बहुत दूर था, आज अमेरिका और भारत के बीच मात्र एक क्लिक की दूरी है। आप इंटरनेट ऑन करके केवल अमेरिका लिखकर एक इंटर बटन को दबा दे तो अमेरिका के बारे में पूरी जानकारी हमें मिल जाती है। चाहे वह राजनीतिक जानकारी हो या किसी भी प्रकार की नॉलेज लेना हो, तो सर्च मशीन गूगल पर जाकर के अमेरिका लिखकर उसके बारे में एक इंटर बटन को दबा देते तो पूरी जानकारी उसके बारे में मिल जाती है। मतलब दुनिया समरूप होती है, एकदम सिमटती जा रही है। नए नए सामाजिक आंदोलन, आज विश्व के हर देश में नए नए सामाजिक आंदोलन, कि अमेरिका में वहां लोगों का ये अधिकार है, भारत में वो अधिकार नहीं मिल रहा है। फ्रांस के लोगों को किस प्रकार की स्वतंत्रता है, भारत में स्वतंत्रता नहीं है। लोग दूसरे देशों का देखा देखी अपने यहां भी अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हर दिन संघर्ष, नए नए संघर्ष आंदोलन करते जा रहे हैं। विश्व राज्य, विश्व सरकार और विश्व नागरिकता की प्रगति मिल रही है। आज लोग अपनी पहचान केवल अपने देश से नहीं, पूरे विश्व से अपनी पहचान को जोड़ रहे हैं। एक देश नहीं, कई देशों के नागरिकों से अपनी पहचान जोड़ रहे हैं। लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा कि जहां ये सारे अच्छाई बात है, भूमंडलीकरण की कुछ हानियां भी हैं, बुराइयां भी हैं, कमियां भी हैं। मन में प्रश्न होगा तो भूमंडलीकरण की कमियां क्या है, बुराइयां क्या है, भूमंडलीकरण की हानि क्या है? तो नोम चोम्स्की विद्वान एक है, नोम चोम्स्की ने कहा कि भूमंडलीकरण पूंजीवाद का नवीनतम रूप है। भूमंडलीकरण क्या है? तो पूंजीवाद का नवीनतम रूप है। पूंजीपति पुनः नए रूप में अपने आप को पेश कर रहे हैं और एक दिन आएगा कि सारे पूंजीपति गरीब देशों में जाकर, अल्प विकसित देशों में जाकर अपना दबदबा जमा लेंगे और उसकी अर्थव्यवस्था को अपने तरीका से हैंडल करना शुरू कर देंगे। नोम चोम्स्की ने कहा कि आज दुनिया के धनी देश गरीब देशों पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए भूमंडलीकरण एक नया शब्द बना लिया है। दूसरी आलोचना है कि भूमंडलीकरण का प्रभाव सभी देशों में समान नहीं है। अलग अलग देशों में भूमंडलीकरण का प्रभाव क्या है, अलग अलग देखने को मिल रहा है। कहीं भूमंडलीकरण से लाभ हो रहा है तो कहीं भूमंडलीकरण का क्या हो रहा है, हानि हो रही है। भूमंडलीकरण का लाभ वहां मिल रहा है जहां जनसंख्या कम है, लेकिन जहां जनसंख्या कम है वहां भूमंडलीकरण की हानि हो रही है। क्यों हानि हो रही है? तो भूमंडलीकरण में तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां नई नई मशीनों का प्रयोग कर रही है, जहां बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। भूमंडलीकरण देश पश्चिमी देशों का कर रही है, मतलब भूमंडलीकरण में सभी देश, चाहे वो गरीब ही क्यों नहीं हो, आज गांव में रहने वाला लोग भी, गांव के रहने वाले लोग भी अपने आप को अमेरिका से तुलना करते हैं, फ्रांस से तुलना। वहां ये है, अपने आप को अमेरिका जैसा बनाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अपनी तुलना अमेरिका से करें। स्वयं शिक्षित होना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपनी तुलना एक बहुत बड़े विद्वान से कर रहे हैं। यह भूमंडलीकरण की आलोचना है। लोग अपने आप को उस रूप में लाना नहीं चाहता है, लेकिन उस प्रकार के परिवर्तन अपने जीवन में लाना चाहता है। परिवर्तन चाहता है, लेकिन अपने आप को चेंजिंग करने का, परिवर्तन करने के लिए अपने आप में तैयार नहीं हो रहा है। सभी चाहता है कि पदाधिकारी बने, आईएएस अधिकारी बने, लेकिन आईएएस अधिकारी बनने के लिए कितनी काबिलियत होनी चाहिए, कैसी योग्यता होना चाहिए? दूसरे को लोग अनुशासित देखना चाहता है, लेकिन स्वयं अनुशासित होना नहीं चाहता है। मतलब भूमंडलीकरण में हम कह सकते हैं कि लोग आज उपदेशक हो गए हैं, दार्शनिक हो रहे हैं, लेकिन उस दर्शन को अपने ऊपर थोपने का, अपने ऊपर लादने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। सभी स्तर पर काम करने वाली संस्थाएं भूमंडलीकरण के क्षेत्र में हर लेवल पर, प्रखंड, पंचायत से लेकर राष्ट्र स्तर पर संस्था काम कर रही है, लेकिन सभी संस्थाएं का रूप, विचारधारा एक नहीं है। अमीर और गरीब देश के बीच दूरी बढ़ती जा रही। भूमंडलीकरण के कारण एक हानि है। हानि क्या है? तो अमीर देश और गरीब देश के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। मतलब अमीर देश, पूंजीपति देश और पूंजीपति होता जा रहा है और गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है, क्योंकि पूंजीपति देश को जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उस गरीब देश में जाकर
अपना निवेश कर रही है और यहाँ के संसाधनों को दोहन करके यहाँ के संसाधनों को अपने देश में पहुंचा रही है। ये था भूमंडलीकरण। इस कारण भूमंडलीकरण के विरोध में आंदोलन चल रहे हैं। भूमंडलीकरण का कई लोग विरोध कर रहे हैं। भूमंडलीकरण का विरोध करते हुए ही नोम चोम्स्की ने लिखा, यह साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का नवीनतम रूप है, अतः भूमंडलीकरण उचित नहीं है। मुस्लिम समाज भूमंडलीकरण को विरोध इसलिए कर रही है कि भूमंडलीकरण ने एक नया नया पोशाक में फैशन लाया है। तो मुस्लिम समाज भी भूमंडलीकरण का विरोध कर रही है कि वो कि समय के अनुसार जो पोशाक में परिवर्तन हो रहा है उस पोशाक को स्वीकार नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, भारत के महाराष्ट्र में एक पार्टी है शिवसेना, बाबा ठाकरे ने इसके बाल ठाकरे ने इसकी स्थापना किया था। तो शिवसेना भी भूमंडलीकरण का विरोध करती है और वह वैलेंटाइन दिवस को बड़ी निंदा करती है, क्योंकि आलोचकों का कहना है कि भूमंडलीकरण एक नई प्रकार के संस्कृति को पैदा कर रही है, जो किसी पिछड़े समाज के लिए, विकसित समाज के लिए ठीक है, लेकिन पिछड़े समाज के लिए उचित नहीं है। उसके व्यवस्था को ही चेंज करने का यह प्रयास कर रहा है। प्रश्न है, तो भूमंडलीकरण का विरोध आखिर हो क्यों रहा है? तो भूमंडलीकरण का विरोध इसलिए हो रहा है कि इस भूमंडलीकरण में वही देश आगे बढ़ रहे हैं जो पूंजीपति हैं, जो अधिक पैसा वाले हैं। तो आलोचकों का कहना है कि धनी देश निर्धन देशों का शोषण करते रहेंगे और करेंगे, यही भूमंडलीकरण की पहचान है। भूमंडलीकरण में जो अमीर देश है वह गरीब देशों का क्या करेंगे? शोषण करेंगे। यही शोषण ही भूमंडलीकरण की क्या है? पहचान है। अब है तो भूमंडलीकरण और भारत में भी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया, विश्वव्यापीकरण की प्रक्रिया, ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया 1990 ईस्वी के बाद, मतलब 1991 ईस्वी में माननीय प्रधानमंत्री पोमालपति वेंकटेश्वर पीवी नरसिंह राव के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। उस समय भारत के फाइनेंस मिनिस्टर माननीय मनमोहन सिंह थे। 1990 के दशक में भारत ने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को अपना लिया और भारत ने जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को अपनाया, तो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को अपनाने का उद्देश्य क्या था कि देश की अर्थव्यवस्था को तीव्र करना, आर्थिक विकास की गति को तेज करना। मतलब भूमंडलीकरण से हमारा भारत भी अछूता नहीं रहा है। भारत ने भूमंडलीकरण को की ओर अपने आप को क्यों मोड़ा? तो भारत ने भूमंडलीकरण को की ओर अपने आप को इसलिए मोड़ा कि भारत भी चाहता है कि विकसित देश की श्रेणी में आकर खड़े हो जाए। भारत भी चाहता है कि विदेशी पूंजी यदि हमारे देश में निवेश होगा तो हमारे भारत का भी सर्वांगीण विकास होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां यदि इंडिया में आकर काम करेगी तो लोगों को अच्छे अच्छे किस्म, अच्छे अच्छे क्वालिटी का सामान मिलेगा, देश का उत्पादन बढ़ेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होगी? सुधार होगी। इन कारणों से भारत में वैश्वीकरण को अपनाया। लेकिन कुछ लोग भारत में वैश्वीकरण की क्या करते हैं? आलोचना करते, निंदा करते हैं। आलोचकों का कहना है कि यदि भारत वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाएगा तो पूंजीवाद के चंगुल में पुनः जकड़ जाएगा, और पूंजीवाद के चंगुल में जब जकड़ जाएगा तो पुनः भारत गुलामी की ओर चला जाएगा। आलोचकों का कहना है कि भारत यदि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया अपने यहां, तो जो विदेशी शक्तियां हैं अपने पूंजी के बल पर भारत के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देगी। तीसरा आलोचना कहना है कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां आज भले ही कम दाम पर हमें सामान उपलब्ध करा रही है, लेकिन ऐसा एक समय आएगा जब हम उसके सामान का गुलाम बन जाएंगे। एक दिन अधिक ऐसा आएगा कि ऊंचे दर पर वो हमारे हाथ सामान बेचना शुरू कर देगी। आज विदेशी कंपनियां छोटे छोटे बाजार में प्रवेश कर रही है, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से गांव गांव तक पहुंच रही है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। एक समय ऐसा आएगा कि छोटे पैमाने पर जो कारोबार कर रहे हैं उनके सारे कारोबार क्या हो जाएंगे? चौपट हो जाएंगे, और बेरोजगारों का एक बहुत बड़ा झुंड खड़ा हो जाएगा इंडिया में। और नए प्रौद्योगिकी के प्रवेश के कारण भारत के लोगों में जो अपनी योग्यता है, पहचान है, वह पहचान धीरे धीरे क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ये रहा आज के राजनीति शास्त्र का अंतिम चैप्टर। हम लोग कल से इस रात्रि के 8 बजे वाले क्लास में एक नया विषय को लेकर आएंगे, और वह नया विषय होगा भूगोल। तो कल रात 8 बजे से कल से नया विषय लेकर आएंगे भूगोल। शुभ रात्रि, धन्यवाद।